हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा वर्मा और इस साल मैंने बैंकिंग के 4 मेजर एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस एसओ। और आज मैं अपने स्ट्रैटेजी सेशंस में आपके लिए लेके आई हूँ कि आप क्वांट्स एग्जाम को कैसे टैकल कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस मेन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम अटेम्प्ट कैसे करें, हम डिसाइड कैसे करें कि हमें कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आता है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आपको पता होना चाहिए कि मेंस एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। अगर आप गलती से किसी ऐसे क्वेश्चन में अटक गए जहाँ आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आनी चाहिए। इसके बाद आता है कि हम मेंस मॉक को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और फिर आखिर में आता है कि हमने मेंस मॉक अटेम्प्ट तो कर लिया, फिर हमें उसकी एनालिसिस भी तो करनी है। तो हाउ टू एनालाइज मेंस मॉक। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है कि हम क्वेश्चंस हमारे मेंस एग्जाम में आते कैसे हैं। मेनली जो अभी तक मैंने मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हैं अपने पीयू में, वो हमारे मेनली आते हैं फिलर्स बेस्ड। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आएंगे, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट लिखी होंगी एंड आपके ऑप्शंस ऐसे होंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट को यूज़ करके हम सिर्फ अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे डेटा सफिशिएंसी में। इसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ में क्या रहता है, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट वो लोग दे देंगे एंड उन तीनों क्वांटिटीज़ में आपको निकाल के रिलेशन पूछेंगे कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। इस तरीके से आपको 2 या 3 स्टेटमेंट मिलती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस एंड फिर आता है हमारा लास्ट में डीआई। डीआई हमारी मेनली इन्हीं अर्थमेटिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहती है। कुछ एक आधी डीआई ऐसी होती है जो जनरल डेटा रहता है और उसमें आपसे रेशियो वगैरह या एवरेज निकलवाना या कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन, बेसिकली ये वाली चीज़ें करवाती है। नहीं तो जो मेनली अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस पे ही हमारी डीआई रहती है। और अगर आप क्लरिकल वाले एग्ज़ाम की बात करेंगे तो वहाँ आपको नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे एंड उसके अलावा वहाँ कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके क्वालिटी इक्वेशन पे भी आएंगे मेंस एग्जाम में, जैसे कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं। सेम उसी तरीके से आपके मेंस एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन लेवल थोड़ा सा उससे एडवांस हो चुका हो कि आपकी थोड़ी वो और कैलकुलेटिव बना दी कि आपका और टाइम कंज्यूम हो रहा है या थोड़ी और टिपिकल पैटर्न थोड़ा और डिफिकल्ट बना दिया नंबर सीरीज़ के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। अगर हम क्लरिकल एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे मेंस एग्जाम में और 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये 50 ही मार्क्स के रहेंगे, जिसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। और वहीं अगर हम पीओ लेवल की बात करें तो पीओ में हमारे 35 क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें करने के लिए हमें 45 मिनट्स मिलते हैं। तो हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्वेश्चंस को किस वे में अटेम्प्ट करना है। तो जनरली मैंने इसके 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पे ये सेक्शन को नोट डाउन किया और यहाँ पे मैंने ये सेक्शन को नोट डाउन किया। जो फिलर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, ये आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस एग्जाम में अर्थमेटिक के ऊपर ही पूरा आता है। आपका जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे ही अर्थमेटिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहते हैं। जैसे आपको प्रीलिम्स एग्जाम में तो फिर भी कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेंस में इनके ऊपर ऐसे इतने क्वेश्चंस आए। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अर्थमेटिक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो अगर आपको अपना मेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको अर्थमेटिक के कंसेप्ट तो डेफिनेटली आने ही चाहिए। तो इसके अंदर जो फिलर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हो गए या कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ के, ये मुझे अपने लिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे ये वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी लगते हैं एग्जाम में अटेम्प्ट करना एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक क्वेश्चंस एंड डीआई। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है डीआई के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ईजी लगता होगा, तो हो सकता है कि वो अपने एग्जाम्स की शुरुआत डीआई क्वेश्चन से करना चाहे।
ये जो अर्थमेटिक क्वेश्चंस है ये हमारे बहुत टिपिकल आते हैं, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा इन क्वेश्चंस को लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप अपने पेपर की शुरुआत ही अर्थमेटिक क्वेश्चन से कर दें। ये काफ़ी टिपिकल से रहते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आप अपना टाइम स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस पे वेस्ट कर दें जो कि कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट आते हैं। आपका टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि आप ईज़ी क्वेश्चंस को अप्रोच करें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं एंड आपको डिसाइड करना है कि आप किस वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को हमेशा पहले अटेम्प्ट कीजिए और फिर आप बाद में DI पे मूव करिए एंड सबसे लास्ट में आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हमेशा पेपर में लाइक आपके 35 क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लें एंड उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट करें, मार्क फॉर रिव्यू कर लें बीच बीच में। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा और आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया। हमेशा आपको पूरा पेपर देखना चाहिए एंड फिर डिसाइड करना चाहिए कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो है एग्जामिनर स्टार्टिंग के मान लो 10 क्वेश्चन उसने बहुत टफ रख दिए एंड आपके जो भी आपको लगता होगा जिनमें आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है या फिर आपको इजी लगते हैं वो क्वेश्चंस, वो लास्ट के 5 क्वेश्चंस को ऐसे रख देगा। तो हमेशा आपको ये करना चाहिए, एक बार आप पूरे पेपर को गो थ्रू कर लें एंड फिर डिसाइड करें कि आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। मेरा सजेशन रहेगा हमेशा इन वाले क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए एंड उसके बाद आप इन टॉपिक्स पे मूव कीजिए जिसमें DI पहले होनी चाहिए एंड फिर अर्थमेटिक क्वेश्चंस होने चाहिए। अब आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होती है? आर्ट ऑफ स्किपिंग में मेनली यही चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अलग नंबर मिल जाएंगे। मेनली हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस या फिर 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, मेंस में अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप क्लर्क लेवल के एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं। तो वहाँ आपको बस यही देखना है कि आप इन क्वेश्चन को करके अपना ज़्यादा टाइम भी सेव कर रहे हैं एंड आपके अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा हो पा रहे हैं। वहाँ पे हर क्वेश्चन का सेम नंबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने इजी क्वेश्चंस को स्कोर करके अपने मेंस में मार्क्स बनाए या फिर आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करके बनाया है। तो हमेशा आपको ईजी क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करना चाहिए और फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। इसके बाद हमारे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो मेनली हमारे PO वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हमारे रहते हैं। क्लैरिकल एग्जाम में रीजनिंग में तो रहता है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, लेकिन PO में रीजनिंग में भी और क्वांट्स में भी दोनों में ही 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपकी मर्जी है, या तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर लें या फिर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कर लें। ऐसा हमारा कोई फिक्स नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बहुत डिफ़िकल्ट आएगा या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस ही हमारे सिर्फ ईजी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस को देख के आपको खुद आइडिया लग जाना चाहिए कि ये मेरे लिए ईजी है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। सिर्फ मार्क्स के पीछे भी भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 2 मार्क्स अटेम्प्ट कर करके किसी बंदे ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वहीं किसी ने 1 मार्क्स करके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो ओवरऑल उन्होंने जितना अटेम्प्ट किया वो तो बराबर ही है ना। आपको ये नहीं देखना कि मेरे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, आपको ये देख के चलना है कि आपने जो मार्क्स आपने सोचे हैं कि मेरे इतने इसमें बन जाने चाहिए, आपको वो मार्क्स देखने हैं। सिर्फ अटेम्प्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, मेंस में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। तो आप जितने क्वेश्चंस करें वो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं तो एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। इसके बाद आप का हमेशा होना चाहिए कि आपको इजी क्वेश्चंस ही पहले अप्रोच करने हैं, उसके बाद मॉडरेट लेवल के एंड देन आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पे स्विच कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले ही हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस को शुरू कर लें, और आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आप बस लेके ही बैठ जाएं, ये तो मेरे से हो ही जाना चाहिए, ये कैसे नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ, ऐसे करके मतलब नहीं बैठना चाहिए। आपको अगर नहीं हुआ तो ठीक है, उसको छोड़ दो एक बार के लिए और आप बाकी क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके वापस फ्रेश माइंड से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो हो सकता है कि पहली बार में आप कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ आपने चीज़ छोड़ दिया, कोई कंसेप्ट आपने उसमें ढंग से नहीं पढ़ा, कुछ स्टेटमेंट आपने मिसअंडरस्टैंड कर ली, तो वो सारी चीज़ें जब आप फ्रेश माइंड से दोबारा अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व। लेकिन कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ना ईगो पे लेके नहीं बैठ जाना कि यार ये तो होना ही चाहिए, मुझसे हुआ क्यों नहीं। तो आपको हमेशा मार्क्स पे ध्यान देना है कि आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए इस चीज़ में। नेक्स्ट हमारा रहता है कि हम मेंस के मॉक को अटेम्प्ट कैसे करें। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चंस मेरे को अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से लगे, मुझे हमेशा फिलर्स वाले क्वेश्चंस इजी लगते हैं।
इसके बाद मुझे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ईजी लगते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको अर्थमेटिक के कंसेप्ट आते हो। अगर आप अर्थमेटिक के आपको 3-4 टॉपिक्स भी आते होंगे तो भी आप कर सकते हैं। मेनली अगर मैं आपको अर्थमेटिक टॉपिक्स में बताऊं तो आप टाइम एंड वर्क, इसके बाद अगर आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इनके ऊपर बेस फिलर्स क्वेश्चन जो मिल जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी में भी रहता है प्रोबेबिलिटी, ये हमारा मेनली एक टॉपिक रहता है जिसे बच्चे जनरली स्किप करने की सोचते हैं, लेकिन लास्ट के एग्जाम्स में मैंने देखा है प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप 2-3 कंसेप्ट वीडियोस इसकी देखिए, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको हमेशा ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क तो मैंने बता दिया। इसके बाद आपके बनते हैं एजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी आपका सेम उतना ही वर्क काम कर जाता है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम अगर आप बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, इतना बहुत हाई लेवल वो नहीं पूछते हैं। अगर डीआई में भी पूछते हैं तो नॉर्मल लेवल का ही रहता है कि आपसे अपस्ट्रीम डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, कितना टाइम लगा जाने में आने में, वो वेरिएबल्स में ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन कंसेप्ट वो जो है वो हमेशा नॉर्मल लेवल का ही पूछता है। इसके बाद हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेन्स का क्वेश्चन रहते हैं हमारे, मतलब डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप इन वाले कंसेप्ट्स को भी आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो भी आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस मेन एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इन वाले टॉपिक्स पे आप अभी से ज़्यादा फोकस लेके चलिए और कोशिश अपनी यही रखिए, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम से आप मेंस को भी साथ साथ करते रहें, ताकि आपको उसी के ईजी लेवल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने आ जाए और उसी के हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने आ जाएँ। यहाँ हमारा फिलर्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी एंड कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ रहता है। तो ये क्वेश्चंस मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा इजी लगते हैं अटेम्प्ट करने। इनमें जनरली ये 1-1 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स को भी आपको देखने को मिलेंगे। और जनरल जैसे अगर आप फिलर्स के अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आप जो आपको वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें ऑप्शंस में दे रखी है उन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर करके बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। वैसे अगर आप नॉर्मल उससे निकालने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनने के चांसेस रहेंगे। तो जितने आपको ऑप्शंस दिए हैं बस उन्हीं को वेरीफाई एक बार कर लीजिए फटाफट। एंड ये क्वेश्चन आपके मोस्टली मैंने देखा है सबके एक्यूरेटी, मोस्टली मैंने देखा है कि ये सबके 100% एक्यूरेट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे ये वाले हो गए। इसके बाद मैं डीआई पे मूव करती थी। ये वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ये हमारे लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। इसके बाद हमारी डीआई है, कम से कम 3 से 4 डीआई हमारी आती है एंड हर किसी में मेनली 3 या मैक्सिमम 1 to 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसी हिसाब से देखेंगे तो हमारे 10 से 15 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हैं कि हमारे सिर्फ डीआई कवर करता है। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो अर्थमेटिक, प्योरली अर्थमेटिक कंसेप्ट पे बेस्ड रहते हैं और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है काफ़ी टिपिकल, काफ़ी इन डेप्थ लेके जाते हैं आपकी नॉलेज को। तो अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो ये वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो इससे बेटर है यहाँ टाइम लगाने की बजाय आप इन्हीं क्वेश्चन को रिविजिट कर लें, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप उसको कर सकते हैं। ये आपके जनरली 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 35 क्वेश्चंस हमारे यहीं से कवर हो जाते हैं इसके अंदर। और अगर क्लैरिकल एग्जाम है तो वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज़ के, उन चीज़ों पर भी बनते हैं। तो वहाँ पे जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं, नंबर सीरीज़ हो गए, तो वहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बाकी के जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ हमारे डीआई एक इंक्रीज हो जाती है, कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस या फिर यहाँ का जो ये क्वेश्चंस है ये 2-3 ऐसे करके वो और इंक्रीज कर देता है। अब सबसे आखिर में बात आती है कि हम मेंस में आपको एनालाइज कैसे करते हैं।
तो मेंस मॉक को एनालाइज करने के लिए आपको पेपर में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आपको 45 मिनट्स मिलती है करने के लिए। तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे कितना टाइम लगा रहे हैं वो तो लाइक आप हर बार नोट नहीं कर पाएंगे अपना, और मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल होते हैं तो वो हर किसी का जनरली वेरी करेगा। वहाँ ऐसे एक एक्यूरेट फिक्स टाइम हम नहीं लेके चल सकते कि ये क्वेश्चन इतनी देर में तो बन ही जाना चाहिए। तो आप इंडिविजुअल टाइमिंग्स को तो चाहे इतना ना भी नोट करें, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप उनमें एक्यूरेसी चेक कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी क्या बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कभी आपके वो ठीक हो रहे हैं कभी गलत हो रहे हैं। तो आपको हमेशा एक कंसिस्टेंसी और एक ही पैटर्न में अपने मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए। लेट्स सपोज आप हमेशा फिलर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, या आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, या आपको अगर डीआई अपनी लगती है कि मेरी डीआई का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा डीआई से ही स्टार्ट कीजिए। एक फिक्स पैटर्न बना के चलिए, ऐसा नहीं कि आपने कभी किसी से स्टार्ट कर दिया कभी किसी से। आप जब तक एक फिक्स पैटर्न नहीं बनाएंगे आपका माइंड उस चीज़ को उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो आपको कोशिश यही रखनी चाहिए कि जितना आप अटेम्प्ट करें और जिस वे में अटेम्प्ट करें आप हमेशा हर मॉक में वही स्ट्रैटेजी अपनाएं। इससे आपका माइंड अडेप्टेबल भी हो जाएगा और जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपके हाथ बहुत स्पीड से चलेंगे इन चीज़ों को लेके। तो मेनली मेंस मॉक में मैं यही एनालाइज करती थी कि मेरी एक्यूरेसी क्या रही है, एंड जो क्वेश्चंस मेरे रह जाते थे, जो भी मेरे मिस क्वेश्चंस हुए या फिर जो इनकरेक्ट रह गए, मैं उनको रीसॉल्व करती थी। और अगर आप मेंस का प्रैक्टिस मटेरियल ढूंढ रहे हैं तो सबसे हमारा अच्छा रहता है कि हम मेंस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें। वही हमें सबसे अच्छे और एक्यूरेट एकदम टू द पॉइंट हमें क्वेश्चंस देते हैं, एंड हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उनसे हो जाती है। मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ है जो अगर डीआई के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ सोर्स चाहिए तो मैं आपको अपनी पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो पीडीएफ का लिंक लगवा दूँगी जहाँ से आप डीआई के क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें लाइक 300 क्वेश्चंस रहेंगे आपके डीआई के ऊपर बेस्ड। उसमें हर कंसेप्ट के ऊपर डीआई है। लाइक सपोज आपको डिस्टेंस के ऊपर चाहिए या फिर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर एक डीआई चाहिए, तो उसमें हर तरीके के डीआई अवेलेबल है, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपना प्रीलिम्स का बताया था कि आप कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए चीज़ें। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। एंड ये वाली मेरी मेंस की वीडियो थी, तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड के बाद मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, एंड आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड आपको समझ आ गया होगा कि मेंस को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड जो मेरी बाकी की वीडियोस हैं वो भी मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी लगी हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी जनरल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो, इंग्लिश सेक्शन के ऊपर, एंड क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग जनरली करते हैं जिनका हमें इतना आइडिया नहीं होता, तो मैंने उन सब के ऊपर अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी उनको चेक कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।